Good morning and welcome again in the Objective Chemistry series class. Let's proceed towards some more important question on mole concept, stoichiometry and the equivalent weight. So our first question is, an element X has the following isotopic composition as shown on the screen. Find out the average atomic mass. So first of all, we must have the knowledge about the definition of the average atomic mass. The average of mass number of different isotopes of an element on the basis of their natural abundance is called as average atomic mass. Means जो कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल हेयर x, इसके जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, उन डिफरेंट आइसोटोप्स की नेचर के अंदर अबंडेंस क्या है, वो कितनी अमाउंट में मिलते हैं, तो उसका जो हम एवरेज लेते हैं, दैट कॉल्ड हियर एज द एवरेज एटॉमिक मास. सो व्हाट इज द फार्मूला? द फार्मूला ऑफ एवरेज एटॉमिक मास इज, फॉर एग्जांपल हियर द डिफरेंट एलिमेंट्स आर, हम इनको एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इनका मास नंबर डिफरेंट है. किसी को हम एज्यूम करेंगे उसका A1 एटॉमिक जो मास नंबर है, सेकंड का A2, फिर A3. उसी बेसिस के ऊपर इनकी जो परसेंटेज है जो यहाँ पे गिवन है डिफरेंट डिफरेंट, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं परसेंटेज को x1, x2 और x3 से. ऑन दैट बेसिस द फॉर्मूला ऑफ द एवरेज एटॉमिक मास इज A1 x1 plus A2 x2 plus A3 x3 divided by the total abundance, that is the x1 plus x2 plus x3. Just put the values in that formula, then the average atomic mass will becomes 200. जो फर्स्ट आपका आइसोटोप है आप उसका देख सकते हैं, x रेज टू द पावर में आपका 200 दिख रहा है, तो जो रेज टू द पावर में है वो कोई और नहीं, वो उसका मास नंबर है और उसकी परसेंटेज ब्रैकेट में है 90%. सो 200 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस सेकंड जो आइसोटोप है आप देखें x की रेज टू द पावर में 199 है, तो आपने 199 मल्टीप्लाइड बाय 8 किया बिकॉज 8 इज द नेचुरल अबंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइसोटोप, प्लस 202 क्योंकि जो नेक्स्ट आपका आइसोटोप है उसका मास नंबर 202 है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 किया बिकॉज दैट्स देयर नेचुरल अबंडेंस, डिवाइडेड बाय द टोटल अबंडेंस. क्योंकि परसेंट की फॉर्म में है तो वैसे भी अंडरस्टूड है ये तो डिवाइडेड बाय 100 ही होगा, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया कि 90 प्लस 8 प्लस 2, देखो 100 आ गया क्योंकि परसेंटेज की फॉर्म में है ये. तो जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू कम्स आउट टू बी 19996 divided by 100 means 199.96, nearly equal to the 200, means answer will be the option B. B option will be correct. इसके साथ साथ हम एक चीज और आपको बता दें, कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द मास नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एलिमेंट x है और ये किसी कंपाउंड के अंदर है, किसी कंपाउंड के अंदर x एलिमेंट है ये आपका, तो आपसे वहां पे यूज करने के लिए कहा जाए उसका मोलर मास निकालने के लिए उस कंपाउंड का जिसके अंदर x भी प्रेजेंट हो, तो आपसे ये पूछा जाए कि मोलर मास, जो मोलर मास है वो x का क्या है. यहाँ पे भी आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मोलर, जो मोलर मास अगर आपको यूज करना पड़े, इफ x इज एन एलिमेंट इन एनी ऑफ द कंपाउंड देन व्हाट इज द मोलर मास. तो जो आपको ये पता है कि जो आइसोटोप जो सबसे ज्यादा अमाउंट के अंदर नेचर के अंदर मिलता है, तो उसी का जो मास नंबर है उसी को यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यूज करते हैं आपके CO2, तो CO2 के अंदर जो कार्बन है, देखो जो कार्बन है उसके तो दो आइसोटोप होते हैं, आप जानते हैं कार्बन 612 भी होता है, कार्बन 613 भी, कार्बन 614, बल्कि 3 आइसोटोप होते हैं. लेकिन अक्सर हम 612 को ही क्यों यूज करते हैं, बिकॉज आउट ऑफ दीज डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन, दैट इज द 612, 613 and the 614, the isotope which is present in major amount in the nature is carbon 612. तो इसीलिए आपने देखा होगा जब भी हम CO2 का मोलर मास कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन का मास हम कितना लेते हैं, 12 लेते हैं. सिमिलरली जैसे ऑक्सीजन है, CO2 में ऑक्सीजन 2 है, तो हम क्यों लेते हैं 16 2 32, 16 ही क्यों लेते हैं. ऑक्सीजन के आइसोटोप तो ऑक्सीजन 816, 817, 818 भी होता है, क्योंकि जो नेचर के अंदर जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो मिलता है आपका आइसोटोप वो कौन सा ऑक्सीजन का, वो 816 वाला है. तो इस टाइप से आपको इन दो चीजों में मिक्सअप नहीं होना. आपके जब एटॉमिक मास आपको निकालना होता है तो उस वक्त एटॉमिक मास हम क्या ले, एटॉमिक मास का मतलब होता है जो डिफरेंट
आपके आइसोटोप्स हैं, उन सभी का जो मास नंबर है उसका हमें एवरेज लेना है। लेकिन एवरेज कैसे लेना है? ऑन द बेसिस ऑफ द नेचुरल अबंडेंस, कि उसकी नेचर के अंदर परसेंटेज क्या है, और तब ये एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन जाता है, जैसे आपको बताया गया। ये क्वेश्चन कई फॉर्म में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर खास तौर पे अच्छे से ध्यान दें। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो मैं हमने क्या किया, जो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप जो कंपाउंड आपका दे रखा है फॉर एग्जांपल KMnO4, तो इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? हमें सल्फाइड आयन के साथ। इसीलिए हमने क्या किया, जो KMnO4 है उसको भी हमने आयनिक फॉर्म के अंदर ही ले लिया। मींस के क्योंकि +1 आपके +1 इसके ऊपर चार्ज होगा बिकॉज इट इज ए ग्रुप 1 एलिमेंट, और MnO4 के ऊपर इसलिए कितना चार्ज होगा? -1। इसलिए हमने आयनिक फॉर्म में लिया, तो हमने लिखा MnO4 नेगेटिव प्लस सल्फाइड आयन, तो SO3 -2। क्योंकि देखो कुछ ये नेम इंटरमिक्सिंग होते हैं, जैसे सल्फाइड आयन, तो सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो तो दैट इज कॉल्ड सल्फाइड। अगर SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हो तो सल्फेट आयन, और SO3 के ऊपर देखो -2 चार्ज है, सो दैट इज द सल्फाइड आयन। और इसी टाइप से S2O3 के ऊपर 2 चार्ज हो तो आप उसे कहते हैं थायोसल्फेट आयन। तो ये आपके जो डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग मैंने आपको बताई अभी, इन चीजों का भी आप खास तौर पे ध्यान रखें। तो हेयर इज द सल्फाइड आयन, तो आपने SO3-2 इसके ऊपर चार्ज होता है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मीडियम कैसा है? एसिडिक, तो प्लस में हमने क्या किया? H पॉजिटिव गिव राइज टू। ये चीज हमें देखो कुछ चीजें क्रैमिंग की होती हैं कि हमें पहले से पता होना चाहिए व्हाट इज द नेचर ऑफ KMnO4। द KMnO4 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it act as a oxidizing agent in 3 different media, means that is in acidic medium, in neutral medium and in basic medium। means KMnO4 आपके तीनों मीडियम के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं which can gain the electron and get stabilized in the aqueous solution। जो इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर स्टेबलाइज हो जाते हैं, आप उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइक ग्रुप 17 एलिमेंट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो सिमिलरली हेयर, लेकिन सबसे बेस्ट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है KMnO4, वो सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर करता है। इसलिए आपने देखा होगा डिफरेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर भी, लेबोरेटरी के अंदर भी, अगर हम कोई रिएक्शन कर रहे हो, कोई सिंथेसिस कर रहे हो, किसी का हमें ऑक्सीडेशन करना हो, तो आप देखेंगे कि KMnO4 जो हम डालते हैं तो इन एसिडिक मीडियम के अंदर ही हम उसको यूज करते हैं, बिकॉज द KMnO4 एक्ट एज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द एसिडिक मीडियम। और एसिडिक मीडियम के अंदर जो KMnO4 है, जब ये कन्वर्ट होता है तो किस में होता है? KMnO4 कन्वर्ट इनटू द MnSO4, MnSO4 में कन्वर्ट होता है। MnSO4 जैसे मैंने बोला, तो अभी मैंने आपको वैलेंसी भी बता दी थी किसके ऊपर कितना चार्ज है। MnSO4 में SO4 के ऊपर -2 होता है, तो इसलिए Mn के ऊपर कितना होगा? +2। मींस इन एसिडिक मीडियम जो MnO4 -1 जो हमने लिखा, ये स्पीसी है, किस में कन्वर्ट होती है? Mn+2 के अंदर जाके ये कन्वर्ट हो जाती है। प्लस आगे सल्फाइड किसमें कन्वर्ट होगा? आयन, ये सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस वाटर विल बी फॉर्म्ड। इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या कैलकुलेट करने? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन का 1 मोल होना चाहिए। तो हम कैसे इस रिएक्शन को बैलेंस करें? देखो हम क्या करेंगे, जो MnO4 के अंदर जो Mn है, सबसे पहले हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं Mn की। तो कैसे निकाले? जो आपका Mn है, जो Mn है यहाँ पे, अब क्या करेंगे उसके अंदर? Mn को हमने क्या मान लिया? Mn को हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे? बोलो यहाँ पे x मानेंगे। और ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता -2, और ऑक्सीजन आर 4 हेयर, सो -8 इज इक्वल टू 0। अगर हम KMnO4 की फॉर्म में लेते तो मैंने अभी जो आपके सामने लिखा है +1 + x -8, वो किस फॉर्म में लिखा? इफ द कंपाउंड इज KMnO4, क्योंकि पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, तो हमने इसलिए +1 लिखा है यहाँ पे। +1 + x -8 इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर आप इसी फॉर्म में लिखना चाहिए, इसको आयनिक फॉर्म में, तो आप कैसे लिखते हैं? आप ऐसा लिखते हैं कि मैग्नीज को आपने x माना, कि मान लीजिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट x है, तो x -8 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? +1 या -1? -1 लिखेंगे, क्योंकि MnO4 के ऊपर कितना चार्ज है? -1 चार्ज है, तो इज इक्वल टू -1। तो इसमें भी तो वही होने वाला है। x -8 जो 1 है यहाँ पे, आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे आपके, तो क्या हो जाएगा? -1। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इस रिएक्शन को लिखते और इसको बैलेंस करते,
जब आप कंपाउंड का कंप्लीट फॉर्मूला लिखते KMnO4 तब भी आप कर सकते हैं, आयनिक फॉर्म में लिया तब भी आप कर सकते हैं। फिलहाल जो मैंने आपको दिखा रहा KMnO4 की फॉर्म में दिखा रखा है लिख के। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी +7, तो आंसर हमारा वही +7 ही आना होता है। तो आपने क्या देखा कि MnO4 माइनस मींस KMnO4 के अंदर जो Mn है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दैट इज +7। सिमिलरली आपके जो Mn+2 है उसके अंदर कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, वो +2 हो चुकी है। मींस व्हाट विल हैपन हियर, जो +7 है वो +2 में कन्वर्ट हुआ, तो +7 +2 में कन्वर्ट कैसे होगा, सिंपल मैथमेटिक्स भी अगर आप देखें, बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो KMnO4 here is the oxidizing agent. So what is the change in oxidation number, that is the 5 here, because the KMnO4 gain 5 electron in acidic medium and converted into the MnSO4. So what is the total change in oxidation number here, because the number of Mn atom in the KMnO4 is only 1, so the total change in oxidation number is 5 multiplied by 1 is equal to 5। हमने 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमें सिर्फ ये देखना है कि रिएक्टेंट साइड के अंदर जो स्पीसी जिसका हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कितनी है। तो KMnO4 के अंदर Mn सिर्फ 1 है, इसलिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5। अगर यहाँ पे Mn2 होते इस फार्मूले में तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, एंड सो ऑन। So what is the total change in oxidation number, that is the 5। Similarly अब हम जो सल्फाइट के साथ रिएक्शन हुई है, सल्फाइट किस में कन्वर्ट हो गया, सल्फेट के अंदर। तो अब हम इसको देखते हैं, सल्फर को क्या माना हमने, X। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, ये जो चार्ज आपको दिख रहा है SO4 SO3 -2, आप ये चार्ज ऑक्सीजन पे नहीं है, दैट इज द चार्ज ऑन ओवरऑल SO3, पूरे सल्फाइट के ऊपर चार्ज है ये। अब हम जो आगे लिखने वाले -2 होता है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज और 3 है ऑक्सीजन, तो 3 2 6, सो x -6 इज इक्वल टू, अब नेट चार्ज कितना है, दैट इज -2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x इज इक्वल टू +4। so what is the oxidation state of the sulfur in the sulfite ion, that is sulfur is present in +4 oxidation state। now calculate the oxidation state in the sulfate ion। so assume the oxidation state of the sulfur as x -8, because the oxygen number is 4 here and the oxidation state of the oxygen is -2, so 4 2 ja 8, that is the -8 here is equal to -2, so x is equal to +6, means the oxidation state of the sulfur also changes। means जो x की वैल्यू थी +4, जो सल्फाइट के अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, जब वो सल्फेट आयन में कन्वर्ट होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो कितनी है, दैट इज +6। सो व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हियर, तो मींस कैसे हुआ चेंज, +4 +6 में मींस by losing 2 electron, so that is the change in oxidation number। so change in oxidation number is 2। what is the total change in oxidation number, total change in oxidation number is change in oxidation number multiplied by the number of the sulfur atom here towards the reactant hand side। तो reactant hand side means sulfite ion के अंदर कितने 1 ही है, तो 2 multiplied by 1 is equal to 2। अब हमें पता होना चाहिए हमारी एक डेफिनेशन जिसे आप रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये सामने जो रिएक्शन आपके है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन आप जानते ही हैं कि द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक्स प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, और you can say the oxidation reduction reaction are they are complementary to each other, means वो एक दूसरे को पूरा करने वाली रिएक्शन होती हैं। means number of electron gain should be equal to the number of electron lost। तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपके सल्फाइट आयन है उसके अंदर आपने देखा चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, तो रिएक्शन को जो हम बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, MnO4 जो माइनस है उसके आगे हम क्या लिख देंगे, उसके आगे देखो आपने देखा मैंने रेड पेन से लिखा है, दैट इज द 2 है। और सिमिलरली सल्फाइट आयन के आगे हम क्या लिखेंगे, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना था आपके KMnO4 के अंदर, दैट इज द 5 हियर, तो देखो हमने 5 लिख दिया। तो इस टाइप से बचा हुए जो पार्ट है वो हम बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हमें बचे हुए पार्ट को यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर बोलो क्या था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन इन द एसिडिक मीडियम। तो let's apply the simple mathematics, means the 5 mole on the basis of that balance reaction here, the 5 mole of the sulfite ion in acidic solution react with KMnO4 with how many moles, 2 moles, 2 moles of MnO4 minus 1, so 1 mole of the sulfite ion is acidic reaction
In acidic solution, react with KMnO4 is equal to 2 divided by 5 moles. तो यही हमारा क्वेश्चन था कि 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन के साथ KMnO4 के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे। तो आंसर क्या आ गया 2/5। सो बताओ कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? दैट इज द डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। तो आप इन छोटी छोटी बातों को जरूर ध्यान रखेंगे जो साथ के साथ आपको बता दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, aluminum oxide may be electrolyzed at 1000 degrees Celsius to furnish aluminum metal whose atomic mass is 27 AMU and 1 Faraday is given here as 196500 coulombs. The cathode reaction is Al3 positive plus 3 electron give rise to Al. So our question is to prepare 5.12 kg of aluminum metal by this method. तो हम इस 5.12 kg अगर हमें प्रिपेयर करना पड़ जाए तो हम कैसे करें प्रिपेयर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और नीचे ऑप्शन में हम देख रहे हैं उसमें लिख रखा है कितने कूलम ऑफ चार्ज की जरूरत होगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रिएक्शन को ही लिखा Al3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, और रिएक्शन हमारी बैलेंस है। तो बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे हैं कि 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन will gain 3 moles of electrons to give rise to 1 mole of Al. आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप रिएक्शन को रीड करते हैं तो आप कभी भी ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि एक एल्यूमिनियम आयन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एक एल्यूमिनियम हमें दे देता है। नो, दैट इज नॉट द राइट वे। आप हमेशा ही कैसे पढ़ेंगे, आप ऐसे ही पढ़ेंगे कि मोल्स की फॉर्म में बैलेंसिंग के बाद कि 1 मोल ऑफ Al3 पॉजिटिव आयन विल गेन 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गिव 1 मोल ऑफ द Al। तो दैट इज द राइट वे। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो उसी के बेसिस के ऊपर हमारा ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो अब आगे हमने क्या देखा, एक बेसिक चीज आपको बता दें कि जो हमने ऊपर सीखा है कि 1 फेराडे is equal to 96500 coulomb कैसा होता है, क्योंकि we know that the charge on one electron is given by 1.6 multiplied by 10 की power minus 19 coulomb, and the charge on one mole electron means 6.023 into 10 power 23 electron means that equal to the Avogadro's number is given by, अब multiply कर देंगे 1.6 multiplied by 10 power minus 19 को किससे, Avogadro's number से। तो आपका आंसर आ जाता है 96500 coulomb, and that is the charge which is present on 1 mole electron, so that called 1 Faraday। एक चीज और आपको बता दें, अगर आपसे पूछा जाए what is the unit of 1 Faraday, तो आप कभी भी coulombs मत लिख लेना, आप हमेशा क्या लिखेंगे, coulombs per mole। आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फेराडे। तो आप आंसर जिसके पर टिक करें, पहली ऑप्शन में ऐसे भी लिखा मिल सकता है कूलम, सेकंड ऑप्शन में मान लीजिए लिखा मिल जाए कूलम पर मोल, तो आप कूलम पर मोल ही लिखेंगे, दैट विल बी द राइट आंसर। क्योंकि आपने देखा जो ये चार्ज है 96500 कूलम, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब होगा, इसकी जो यूनिट होगी फेराडे की, वो होगी 96500 कूलम। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ फर्दर प्रोसीड करते हैं, और दैट इक्वल टू 1 फेराडे, 96500 इज इक्वल टू 1 फेराडे, और यूनिट इज 96500 कूलम पर मोल। आप इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। अब आप देखें जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, जो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उसके नीचे हमने क्या लिखा, दैट इज द 3 फेराडे लिखा, 3f लिखा, बिकॉज the charge carried by 1 mole of electron is called as 1 Faraday. The charge carried by 1 mole of electron is the 1 Faraday. Now here in that balance reaction, the 3 moles of electrons are required for the formation of the 1 mole of aluminum. So we have the requirement of 3 Faraday, and 3 Faraday is equal to how much coulomb, 3 multiplied by 96500 coulombs. On that basis we can write कि जो 1 मोल एल्यूमिनियम है वो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 और इसका जो मास नंबर होता है वो 27। तो 1 मोल is that quantity, 1 मोल की डेफिनेशन हम जानते हैं, 1 मोल is that quantity whose mass is molar mass or the atomic mass। molar mass कब, if the given species is in the form of the molecule। atomic mass कब, when the given species in atomic form, like here the aluminium। So 1 mole is that quantity whose mass is equal to the atomic mass, or 1 mole is that quantity which contains 6.023 into 10 power 23 molecules। और molecule आपके अगर atoms निकालने हो तो n multiplied by Avogadro's number, n is the atomicity of the molecule। और if the given species is in gaseous state, अगर वो gaseous molecule है आपका, तो उस टाइम पे 1 mole is that quantity whose volume is 22.4 liter।
So these are the different correlation of the mole with mass, with the number of molecules or the number of atoms and with the volume. तो यहाँ पे क्योंकि मास हमें देखना है, क्योंकि हमारा जो आंसर हमें निकालना है वो भी किस बेसिस पे निकालना है कि टू प्रिपेयर 5.12 kg एल्यूमिनियम, क्योंकि वो मास की फॉर्म में है, इसलिए हमने 1 मोल एल्यूमिनियम को मास में कन्वर्ट किया। तो 1 मोल बोलो कितना लिखा हमने, 27 ग्राम। तो अब सिंपल मैथमेटिक्स आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस टू प्रिपेयर 27 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम, द अमाउंट ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड इज 3 multiplied by 96500 coulomb. So to prepare 1 gram of the aluminum, the amount of the charge required is divided by आप 27 कर देंगे यहाँ पे। Now for the preparation of how much gram of the aluminum, जो आपके पास केजी में गिवन है, ये किलोग्राम में गिवन है, आप उसको सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाई करके ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ग्राम कितने आ जाएंगे, 5120 ग्राम। सो टू प्रिपेयर 5120 ग्राम ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल, द अमाउंट ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड इज, मल्टीप्लाई कर देंगे आप ऊपर वाली स्पीसी को 5120 ग्राम से, और उसके बाद हमारा जवाब आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 5.49 multiplied by 10 की पावर 7 कूलूम। सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट। Our A option is correct. Next, proceed towards the next question. The oxidation state of the chromium in the final product, which is formed by the reaction with Ki in the acidic medium with potassium dichromate solution. तो सबसे पहले जब हम रिएक्शन लिखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस Ki इन एसिडिक मीडियम, तो जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था वो था हमारे KMnO4 का, जिसमें KMnO4 इज आल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वहां पे भी हमने बताया था कि आपको क्या चीज जरूर याद करनी होती है, जो हमारा क्रेमिंग पोर्शन है, कि जो एसिडिक मीडियम है उसमें KMnO4 मैंने बताया था किस में कन्वर्ट होता है, KMnO4 कन्वर्ट इनटू द, या क्या देता है वो आपका MnSO4, और न्यूट्रल मीडियम में वो क्या देता है MnO2, और आपके बेसिक मीडियम के अंदर वो क्या देता है K2MnO4 पोटेशियम मैंगनेट। तो वो तीन नाम आपको जरूर याद रखने थे वहां पे कि KMnO4 एसिडिक मीडियम के अंदर MnSO4 में कन्वर्ट होगा, आपके न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो KMnO4 है वो आपका MnO2 देगा, MnO2 के अंदर कन्वर्ट होगा, और आपके जो बेसिक मीडियम है उसके अंदर जो आपका KMnO4 है वो K2MnO4 के अंदर कन्वर्ट होगा। ये हमें याद रखना ही है। सिमिलरली हियर हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो ऑरेंज कलर का सॉलिड होता है, कई बार कलर के बेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने कलर का जिक्र किया यहाँ पे। तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है उसका हमने सॉल्यूशन बना लिया, एक सॉल्यूशन यहाँ पे। तो जो अगर और मीडियम भी एसिडिक हमने कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम के अंदर ही जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और ये कन्वर्ट किस में होता है, जिस कंपाउंड में, वो हमें याद रखना ही चाहिए। तो इट कन्वर्टेड इनटू द क्रोमियम सल्फेट मींस Cr2SO4 का थ्राइस, प्लस आपके साइड प्रोडक्ट बन गए यहाँ पे Ki के साथ रिएक्शन है तो K2SO4 प्लस आपके H2O। हमें रिएक्शन को यहाँ पे बैलेंस किए बगैर ही हमारा काम चल जाता है। वो कैसे, क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट। द फाइनल प्रोडक्ट हियर इज क्रोमियम सल्फेट, जो हमें याद रखना ही है। अब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके हम अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं, प्लस साथ के साथ हम एक चीज और आपको करके दिखा दें कि क्वेश्चन दूसरी फॉर्म में भी और पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आप K2Cr2O7 को देखें, अगर इसमें आप क्रोमियम को देखें आप, तो बोलो क्या है, क्रोमियम के अंदर जो पोटेशियम है उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, 2 है पोटेशियम तो +2, क्रोमियम को हमने x मानना है यहाँ पे तो +2x, और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है तो 7 है तो -14 = 0, तो x का जो आंसर आएगा दैट इज +6। अब हम चलते हैं हमारे क्रोमियम सल्फेट के अंदर, तो वहां पे आपने क्या देखा, क्रोमियम 2 है तो 2x, -6 क्योंकि सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होता है तो -2 3 जा -6 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज द +3। हमारा क्वेश्चन क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द क्रोमियम इन द फाइनल प्रोडक्ट formed by the reaction between Ki and the acidic potassium dichromate solution। तो हमारा बोलो आंसर क्या आ गया, दैट इज द +3। तो फाइनल प्रोडक्ट जो बना है, क्रोमियम का जो प्रोडक्ट बना है, तो उसमें आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि उसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्रोमियम की वो +3 आ गई। तो अब हम क्या आंसर है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। तो इस टाइप से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। या ये पूछे व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या करते, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हियर, आप बताएं
आप देखें क्रोमियम का क्या है बोलो, चार्ज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में +3। व्हाट इज द चेंज? इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन किसने किया? हमने पर एटम निकाला है, क्योंकि क्रोमियम को हमने x माना है। लेकिन आप रिएक्टेंट साइड में देखें क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम एटम है यहाँ पे। तो हमने बताया था टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जो 3 का चेंज आया है यहाँ पे, +6 है रिएक्टेंट साइड में, +3 है आपके प्रोडक्ट साइड में, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 3 here. What is the total change in oxidation number? 3 multiplied by 2, that is the 6 here. और उसी के बेसिस के ऊपर आप इक्विवेलेंट वेट भी निकालते हैं। आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, तो आप क्या करते? आप इसका जो मोलर मास है आपका K2Cr2O7 को, अगर हम उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय आप 6 कर देंगे, तो उस टाइप से इक्विवेलेंट मास भी निकल जाता है। ऐसे आप जो पीछे हमारे क्वेश्चन था पोटेशियम पर मैग्नेट वाला KMnO4 वाला, वहां पे KMnO4 का भी इक्विवेलेंट मास आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट मास? जो भी मोलर मास हो तो उसको किससे डिवाइड करते हैं? अब उसको डिवाइड करते हैं टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से, नॉट सिंपली बाय द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An organic compound having molar mass 60 is found to contain the carbon with percentage of 20%, means carbon 20% है, and the hydrogen percentage is 6.67, nitrogen percentage is 46.67%, and the rest is the oxygen here. तो आपको जो कंपाउंड है उसके बारे में बताना है क्यों है। अदर जो थिंग है उसकी यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज है नहीं कि ऑन हीटिंग अमोनिया इट विल गिव ए सॉलिड रेजिड्यू and the solid residue gives the violet color with the alkaline copper sulfate solution। ये चीजें आपकी जस्ट हिंट दे रखी है, लेकिन बिना हिंट के भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमारे सामने इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम एक टेबुलर फॉर्म में उसका जवाब देंगे, मीन सीरियल नंबर, फिर एलिमेंट का नाम लिखेंगे, उसकी परसेंटेज, उसका एटॉमिक मास, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, व्हिच फार्मूला इज गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द मोल कांसेप्ट, and finally we find out the simple ratio that is given by the given moles divided by the smallest moles। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं एलिमेंट, if the element is carbon here, their percentage is 20%, their atomic weight is 12 because the atomic number is 6 and the mass number is 12 of the stablest isotope। कार्बन का जो stablest isotope है वो 612 ही होता है, उसका जो मास नंबर होता है उसी को आप एटॉमिक मास कहते हैं। यहाँ पे जब हमें यूज करना हो इन क्वेश्चंस के अंदर तो 12 here। और व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स? given mass 20 divided by 12, that is the 1.67। Similarly आप other elements का निकालेंगे, for example hydrogen is the next one, their percentage is 6.67%, their atomic mass is 1.008, nearly equal to 1 हम लिख देते हैं, तो 6.67 divided by 1 given by 6.67। next element is nitrogen here, whose percentage is 46.67 and their atomic weight is 14 because atomic number of nitrogen is 7, their mass number is 14, तो हमने 14 लिखा। स्टेबलेस्ट आइसोटोप का मास होता है ये। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकल गए? गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास मींस 46.67 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज द 3.33। अब नेक्स्ट वन, जितने भी परसेंटेज आप ध्यान से देख सकते हैं, द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन इज नॉट इक्वल टू 100, so it means something other element is present and that always be the oxygen here। So what is the percentage of oxygen? 100 minus sum of percentages of the above element, that is the carbon, hydrogen and the nitrogen, so 100 minus 73.34, that is the 26.67। so what is the atomic weight? That is a 16 here, that is of stablest isotope, so 26.67 divided by 16, that is the number of moles, is equal to 1.67। now find out the simplest ratio। simplest ratio is given by the given moles divided by smallest mole। what is the smallest mole here? That is the 1.67। so divide all the number of moles of the carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen by the 1.67। so in case of the carbon, 1.67 divided by 1.67, that comes out to be 1। in the second case, 6.67 divided by 1.67 comes out to be 4, and in the third case, that is for the nitrogen, 3.33 divided by 3.33 divided by 1.67, ये आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? that is the 3.33 divided by 1.67, that comes out to be 2। वो 2 के इक्वल ही आएगा क्योंकि 16 2 जा 32 आपको क्लियर कट दिख रहा है, तो आप ये करेक्शन कर लेंगे सिर्फ लिखने में। उसके बाद नेक्स्ट है 1.67 divided by 1.67, that comes out to be 1। that is the simplest ratio of these element in the given compound, and that is the definition of the empirical formula। what is the definition of the empirical formula?
द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, द सिंपलेस्ट, और होल नंबर की फॉर्म में भी है ये यहाँ पे, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड इज कॉल्ड एज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C1, क्योंकि कार्बन 1 आ गए हैं सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर, H4 क्योंकि H4 है, नाइट्रोजन N2, and the O1, that is the empirical formula. So what is the empirical formula mass, or you simply say the empirical mass? तो कार्बन 1 है तो 12 प्लस हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 1 जा 4 प्लस आपके जो नाइट्रोजन है उसका 14 होता है, 14 2 जा 28 प्लस ऑक्सीजन का 16 तो 16 1 जा 16, दैट कम्स आउट टू बी 60 हियर। और जो गिवन है यहाँ पे वो मोलर मास 60 है, तो there is a relation in between the molar mass and the empirical mass, that is the molar mass is equal to n multiplied by empirical mass, n is the integer here, तो n की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मोलर मास की जगह 60 पुट किया इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल मास की जगह आपने 60 पुट किया, तो वैल्यू ऑफ द n कम्स आउट टू बी 1, तो 61 जा 60, 60 से 60 आपका ये देखो कैंसिल हो गया, ये डिवाइडेड में आके इधर, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 1। So there is another relation to find out the molecular formula simply on the basis of the above formula, means here the molecular formula is given by the integral multiple of the empirical formula, that is the n multiplied by empirical formula. So now simply put the value of n in the empirical formula, that is the 1, n की वैल्यू है एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H4N2O1 था, तो आपका यही आ गया। अब इसको दूसरी फॉर्म में ऊपर वाले आंसर के साथ मैच किया, वो तो नहीं दिख रहा। अब ऊपर जो आंसर दे रखे हैं गिवन ऑप्शंस, उनकी फॉर्म में आप इसको लिखने की कोशिश करें। मींस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि NH2 का ट्वाइस, क्योंकि नाइट्रोजन और 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो कॉमन फैक्टर निकालने के बाद 2 हमने निकाला तो क्या बन गया NH2 का ट्वाइस, और CO बच ही गया तो CO लिखा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर एंड दैट इज द यूरिया। तो ये फार्मूला बोलो किसका बन गया, NH2CO, NH2 यूरिया होता है, और यूरिया ही ऐसा कंपाउंड है जिसको जब हम हीट करते हैं तो अमोनिया रिलीज होती है, और जो सॉलिड है जो यूरिया आपका देखो जो लिखा था कि ऑन हीटिंग इट गिव्स अमोनिया, तो वो यूरिया ऐसा करता है along with the solid residue, and the solid residue कौन निकलेगा बोलो, आपके जो साइड प्रोडक्ट जो बन जाएगा which gives the alkaline कॉपर सल्फेट के साथ वायलेट कलर दे देगा। तो हमारा आंसर तो आ ही चुका है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द यूरिया whose formula is NH2CO NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए कंपाउंड containing carbon, hydrogen, the nitrogen atom in the given ratio, that is the 9:1:3.5 by weight, the molecular weight, molar mass of that compound is 108. What is the molecular formula here? तो सबसे पहले इसके दो तरीके निकालने के। फर्स्ट तो क्या है कि आप यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आप इनकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, लोअर क्लासेस के अंदर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास देखो 3 डिफरेंट स्पीसी दे रखी हो, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन दे रखे हैं यहाँ पे, उनकी रेशियो है आपस में, तो आप क्या करेंगे, इन रेशियोज का सम ले लेंगे आप। मींस व्हाट इज द टोटल सम ऑफ दिस रेशियो, मींस 9 + 1 + 3.5, दैट इज कॉल्ड द टोटल सम ऑफ दीज रेशियोज बाय वेट जो दे रखा है। तो 9 + 1 बोलो क्या होगा 10, 10 + 3.5 क्या होगा 13.5, तो 13.5 आपका टोटल जो मास बन जाएगा, जो रेशियोज का मास बन जाएगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी हो, तो यहाँ पे बोलो कार्बन की परसेंटेज क्या है, देखो रेशियो के अंदर 9 है, आपकी हाइड्रोजन क्या है 1 है, नाइट्रोजन की क्या है 3.5 है। तो जो हमने जैसे फार्मूला आपको बताया परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो कार्बन की रेशियो क्या है इसके अंदर, देखो 9 है, तो गिवन मास ऑफ जो कार्बन लिखा हुआ हम 9 पुट कर देंगे। टोटल मास का मतलब जो हमने सम किया है 9 + 1 + 3.5 जो रेशियोज का सम है वो नीचे लिख देंगे, और मल्टीप्लाइड बाय आप सिंपली 100 कर दें, तो वो उसकी परसेंटेज निकल जाती है। तो आपका क्या आ गया, देखो ऊपर हमने 9 लिखा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ दीज रेशियोज हमने किया, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आंसर क्या आ गया 66.7% आ गया। सिमिलरली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो हाइड्रोजन के लिए, देखो हाइड्रोजन के केस में आपने 1 लिखा, डिवाइडेड बाय वही 9 + 1 + 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 7.4% आ गया। सिमिलरली नाइट्रोजन के लिए, तो नाइट्रोजन जो रेशियो कितनी है उसकी 3.5 आपने पुट किया, डिवाइडेड बाय 9 + 1 + 3.5 मींस टोटल सम किया आपने रेशियोज का, और मल्टीप्लाइड बाय क्या किया आपने 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी थी। आपका आंसर आ गया 25.9। इन सभी का आप सम करके देखें, आपका सम 100 होना चाहिए परसेंटेज का, तो सम है ही यहाँ पे 100, 66.7 + 7.4 + 25.9 दैट कम्स आउट टू बी 100। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल वही जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने किया था, सीरियल नंबर, एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स और सिंपल रेशियो। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहला एलिमेंट कार्बन, हुज परसेंटेज 66.7, एटॉमिक वेट आप 12 लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर लेंगे,
which is given by given mass divided by atomic mass. तो ये 66.7 को हमने डिवाइड किया 12 से तो 5.55 आ गया। सेकेंड इसी टाइप से आप हाइड्रोजन के लिए डिटरमाइन करेंगे। हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी थी बोलो? 7.4। 1 है इसका एटॉमिक 1.008 नियरली इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया 1 लिख देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? गिवन मास बाय एटॉमिक मास 7.4 डिवाइड बाय 1, दैट इज कम्स आउट टू बी 7.4। Similarly, find out the number of moles in case of the remaining element, that is the nitrogen here, whose percentage is 25.9, whose atomic weight is 14 here. The number of moles comes out to be given mass divided by atomic mass means 25.9 divided by 14, that is 1.85. Now find out the simple ratio by dividing these all number of moles with the simplest smallest number of moles. Smallest number of moles are here. Here are the 1.85. So divide all these number of moles of all these elements with 1.85. So in first case, that is the carbon here, the simplest ratio is 5.55 divided by 1.85, that comes out to be 3. In case of the hydrogen, we will divide the given moles, that is the 7.4, with the smallest mole, that is the 1.85, that comes out to be 4. In the last case, that is the nitrogen here, when you divide the given moles of the nitrogen, that is a 1.85, with the smallest mole, that also the 1.85 comes out to be 1. So that is the simplest whole number ratio of these elements, that is the carbon, hydrogen and the nitrogen in the given compound. That is the empirical formula. The empirical formula is C3H4N1. So what is the empirical mass? Empirical mass is कार्बन का 12 होता है तो 12 3 जा 36, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 4 जा 4, प्लस नाइट्रोजन का 14 होता है तो 14 1 जा 14, comes out to be 54. So now find out the value of N. Molar mass is given, that is a 108, and empirical mass is calculated here just now. So put these values. So molar mass is 108 is equal to N multiplied by 54. The value of N comes out to be 54 2 ja 108. 54 2 ja 108. So value of the N comes out to be 2. So now you can simply find out the molecular formula. The molecular formula is equal to N multiplied by empirical formula. That is, value of N here is 2. The empirical formula is C3H4N1. So answer is C6H8N2. So which option is correct? Our C option is correct. हमारी C option आपकी correct है। देखो यहाँ पे जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल ये कैलकुलेट करके दिखाया, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज भी निकालनी सिखाई, क्वेश्चन वहीं पर भी फिनिश हो सकता था कि ये चीजें दे देते और आपको ये कह देते कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द गिवन, यानी जो आपका क्वेश्चन है इसके अंदर, या डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन या डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। सिर्फ इसलिए हमने परसेंटेज निकाली, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को देखो सिंपली ऑन द बेस ऑफ रेशियो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर हम परसेंटेज ना निकाले, डायरेक्ट कैसे निकाले। देखो नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को दोबारा करके दिखाते हैं। देखो रिमेनिंग पार्ट मैंने छोड़ दिया है, वो सेम रहेगा। एम्पिरिकल फार्मूला देखो बिल्कुल सेम आने वाला है, वही चीज मैंने नीचे लिख के छोड़ दी। तो वेट की रेशियो क्या थी बोलो? कार्बन 9:1:2 बोलो क्या थी? 3.5। तो जो कार्बन है उसकी 9 थी तो 9 लिख दिया देखो वेट रेशियो में हमने, जहां पे हम परसेंटेज लिखते थे। एटॉमिक वेट देखो वही 12 रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने आप 9/12 मींस 0.75। सिमिलरली हाइड्रोजन की रेशियो देखो 1 थी 9:1, तो 1 लिखा हमने। एटॉमिक वेट 1 है 1.008, नियरली इक्वल टू 1 ही हम यूज करते हैं आमतौर पे। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। सिमिलरली इन केस ऑफ नाइट्रोजन रेशियो ऑफ वेट क्या थी? 3.5 और एटॉमिक वेट 14, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 14 0.25 आ गए आपके नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स क्या है? 0.25। तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालें, दैट इज गिवन बाय गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट मोल्स। तो 0.25 को सभी मोल से आप डिवाइड करेंगे इन ऑल द केसेस, दैट इज फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इन फर्स्ट केस कार्बन के केस में आपने 0.75 को देखो डिवाइड किया 0.25 से, तो आंसर क्या आया? 3। तो आप नीचे एम्पिरिकल फार्मूले की तरफ अपनी नजर जरूर रखें, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। बोलो क्या आ गया था? दैट इज द C3H4N1, यही आने वाला है। देखो कार्बन की वैल्यू देखो 3 आ गई, तो C3 हमने लिख रखा है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें 1 डिवाइडेड बाय 0.25, तो आपका कितना आ गया? 4। देखो H4 लिखा हमने। सिमिलरली इन केस ऑफ द नाइट्रोजन 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 देखो 1, तो वही आ गया। आगे का क्वेश्चन तो हमने सोल्व करके आपको बता ही रखा है। और ऑप्शन हमारी क्या थी करेक्ट? आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन हमारी क्या थी? बिल्कुल करेक्ट थी। तो वो चीज हमने क्यों की? वो सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए कि अगर आपसे परसेंटेज एग्जाम में पूछ ली जाए और ऐसे रेशियो दे रखी हो तो आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं।
तो इस टाइप से आप सिंपल परसेंटेज आप किसी भी कंपाउंड की निकाल सकते हैं। एक चीज और हम आपको साथ के साथ यहाँ पे बता दें, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता, देखो यहाँ पे देखो फार्मूला अगर दे दें C6 जो हमारा राइट ऑप्शन था H8 और मान लीजिए N2, ठीक हो गया यहाँ पे। तो टोटल जो इसका मास आप निकालते हैं, अगर यहाँ पे पूछ लें, देखो आपके सामने अगर फार्मूला गिवन हो कभी भी एग्जाम में और ये कह दें कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ कार्बन, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो आप क्या करें, जो भी ये पूरा जो आपके सामने कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला, आप टोटल आपका मोलर मास निकाले। देखो मोलर मास तो पहले से ही गिवन है यहाँ पे, बोलो कितना है आपका मोलर मास इज 108, देखो हर केस में 108, देखो 108, देखो ऐसे। तो इस टोटल के अंदर आप कार्बन का मास कितना है, देखो कार्बन तो 6 है, तो 12 होता है कार्बन का, तो 12 6 72, देखो ऊपर 72 लिख देंगे आप। हाइड्रोजन कितना है 1 होता है तो 8 लिख देंगे। नाइट्रोजन का 14 होता है, 14 2 28, 28 लिख देंगे। और मल्टीप्लाइड बाय आप सिंपली क्या कर दें 100 कर दें, मल्टीप्लाइड बाय सिंपली आप क्या कर दें 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जो भी आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे आएगा वो आपकी परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ इस तरह से नाइट्रोजन निकल जाएगी। तो ऐसा भी किया जा सकता है, क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म में इस टाइप से पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मोलिकुलर फार्मूला गिवन हो, किसी भी कंपाउंड का दिया जा सकता है और उसमें पूछा जा सकता है जितने भी उसमें एलिमेंट है किसी भी एक एलिमेंट की परसेंटेज आपसे पूछी जा सकती है। तो इस टाइप से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं और परसेंटेज जैसे मैंने अभी आपके पीछे निकाली भी थी, अब मैच कर लेना, आपका आंसर सेम आएगा, अदरवाइज मैंने आपको डायरेक्ट बता ही दिया। तो इस टाइप से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन का भी ध्यान रखेंगे। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। During the electrolysis of a solution of the silver nitrate, if 96.5 ampere current is passed for 10 seconds through the electroplating bath, the mass of the silver deposited on the cathode will be, तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होगा? तो देखो एक बड़ी सिंपल सी बात हम देखो आपको यहाँ पे बता दें, देखो एक डायग्राम के थ्रू भी। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है, ये देखो बाहर से हमने देखो इस टाइप से बैटरी ले ली देखो, और ये हमारे पास देखो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और ये दूसरा एंड हो गया, यहाँ पे भी देखो हमने इलेक्ट्रोड ले ली। ये आपका नेगेटिव एंड है जो स्मॉलर लाइन से लिखते हैं, ये हमारा पॉजिटिव एंड होता है। ये बेसिक कन्वेंशन भी है, हमेशा ही आप ध्यान रखें। ये जो सेल आपके सामने बनाई है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें बैटरी यूज होती है। जो नेगेटिव टाइप का जो आपका एंड जो हमने लिख रखा है यहाँ पे, बोलो ये क्या है? दैट इज द कैथोड हेयर। इधर वाला जो एंड है वो क्या होगा? बोलो आपका एनोड हेयर। एनोड का पहला लेटर ए है तो बोलो वहां पे कौन सी प्रोसेस चलती है? ये बेसिक रूल है, बेसिक तरीका याद रखने का। ए इज वोवल, ओ इज वोवल, मींस एनोड पे ऑक्सीडेशन चलती है। तो कैथोड के ऊपर बोलो क्या चलेगी? दैट इज द रिडक्शन हेयर, तो रिडक्शन चलेगी। अब हमारे पास जो सॉल्यूशन हमने ले रखा है वो किसका है? बोलो सिल्वर नाइट्रेट है, देखो Ag+ होगा और NO3 देखो नेगेटिव होगा। और एक चीज यहाँ पे गिवन भी दे दी कि भाई सिल्वर डिपॉजिट होगा, हमें सोचने की भी जरूरत नहीं। मान लीजिए एक्वस सॉल्यूशन हमने ले लिया, यहाँ पे देखो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, तो हमें ये भी नहीं सोचना हु विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड और द कैथोड। सिंपली कह रखा है कि सिल्वर डिपॉजिट होगा, मींस Ag पॉजिटिव आयन विल माइग्रेटेड टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज द कैथोड हियर, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। और देखो अगर हम इस रिएक्शन को देखो बैलेंस करके भी देखो आप लिखेंगे तो देखो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव राइज टू, बोलो क्या होगा यहाँ पे Ag। और मैंने पहले बताया था आप इसको मोल्स की फॉर्म में ही पढ़ेंगे, तो बोलो मोल की फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल ऑफ Ag पॉजिटिव आयन विल गेन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू गिव द 1 मोल ऑफ सॉलिड सिल्वर विच गेट डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। कैथोड के ऊपर वो इस टाइप से डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे कंपटीशन था देखो Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव की तरफ, लेकिन जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर है, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल आपकी ज्यादा है, वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो हमें पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे लेकिन ऑलरेडी गिवन है कि सिल्वर डिपॉजिट करना है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, तो हमने सिल्वर डिपॉजिट कर दिया। अब हम देखो लिखते हैं इधर, आपको समझाते हैं। ये हमने आपको बेसिक दिया है कुछ, इलेक्ट्रोलिटिक जो सेल होता है उसके बारे में, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बारे में। देखो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है थोड़ा और बता दें आपको। इलेक्ट्रो का मतलब करंट पास किया, बैटरी जोड़ दी हमने तो करंट पास हो गया। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस का मतलब डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन मीन्स डिस्चार्जिंग हेयर ऑल्सो। देखो 3 वर्ड आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन में, बोलो कौन कौन सा? डिकम्पोजिशन, आपके दूसरा डिकम्पोजिशन के साथ साथ आप यूज कर सकते हैं डिस्चार्जिंग। देखो डेफिनेशन क्या बनी अब इलेक्ट्रोलाइसिस की? द प्रोसेस इन विच द डिस्चार्जिंग
or the decomposition of the given electrolyte takes place कब? when current is passed through their molten form or in their aqueous solution. ध्यान रखें, सॉलिड के अंदर नहीं, सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें किस में करना है इस चीज का जरूर ध्यान रखना। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी ऑप्शन फॉर्म में आ सकता है कि आपने जब करंट पास किया किस में किया, क्या सॉलिड स्टेट के अंदर किया? नो। किस में किया आपने पास किया या तो मोल्टन का मतलब पिघली हुई फॉर्म, मतलब आपने सिल्वर नाइट्रेट को पिघाल दिया, मेल्ट कर दिया, वो उसकी मोल्टन फॉर्म कहलाती है। अगर आपने उसमें सॉल्वेंट डाल दिया लाइक द वाटर हेयर, तो वो उसका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो मोल्टन फॉर्म में या एक्वस सॉल्यूशन आप ले लें, उसमें जब आप करंट पास करते हैं उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, मतलब वो कंपाउंड वो नहीं रहता, सिल्वर नाइट्रेट अब सिल्वर नाइट्रेट नहीं रहेगा। और या आप कहते हैं उसका डिस्चार्जिंग हो जाए। डिस्चार्जिंग का मतलब सिल्वर नाइट्रेट में तो Ag के ऊपर प्लस चार्ज था, अब Ag के ऊपर प्लस चार्ज नहीं रहेगा क्योंकि Ag प्लस Ag में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसका चार्ज फिनिश हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। अब Ag को आप देखें प्रोडक्ट साइड के अंदर, क्या उसके ऊपर कोई चार्ज है? नहीं। Ag के ऊपर रिएक्टेंट साइड में देखें, देखो +1 चार्ज है उसका, तो उसका चार्ज भी फिनिश हो गया, डिस्चार्ज हो चुका है वो, तो हम डिस्चार्जिंग वर्ड भी यूज करते हैं। सो द प्रोसेस इन विच द डिस्चार्जिंग और द डिकम्पोजिशन of the molten or the aqueous electrolyte takes place on passing current through it। और करंट का मतलब जब आप बाहर से बैटरी जोड़ते हैं, तो मींस आपने बाहर से बैटरी जोड़ी तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी लगकर नो बैटरी नो करंट नो इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। और इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान आपकी जो राइट हैंड साइड है उसमें ध्यान रखें, उधर आपकी रिप्रेजेंटेशन है, ये उधर आपको स्मॉलर लाइन ही दिखानी बैटरी की, मींस बड़ी लाइन छोटी लाइन का मतलब सेल, और मैनी आपने दिखा रखी बड़ी लाइन छोटी लाइन, फिर बड़ी लाइन bigger line small line bigger line small line means that is the combination of the cell, that is the battery here। तो बैटरी यूज की है। तो आपका जो स्मॉलर लाइन राइट हैंड साइड में नेगेटिव, और आपके जो पॉजिटिव जो चार्ज आपके दूसरे एंड के ऊपर, और अगली कन्वेंशन के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमें उस पार्ट को ही लिखना है जो एनोड हो, जो ऑक्सीडेशन हो, दैट इज द जनरल कन्वेंशन। हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड के अंदर एनोड को रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करना है, और राइट हैंड साइड में हमेशा कैथोड को रिप्रेजेंट करना है, और हमें रिडक्शन को ही रिप्रेजेंट करना है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और आपके एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस चीज को आप इंटरमिक्स मत कर देना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ, वो भी हम आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ रिप्रेजेंट मत करना, क्योंकि उसके अंदर बैटरी यूज नहीं होती, उसके अंदर दो अलग अलग आप हाफ सेल यूज करते हैं, और उसके अंदर ऊपर वोल्टामीटर आप यूज करते हैं, और उसके अंदर रिवर्सल ऑफ चार्ज आपको देखने को मिलता है। एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा जब आप उसको समझेंगे, और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। और बेसिक चीज वही, वहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में एनोड होगा, ऑक्सीडेशन होगी, और राइट हैंड साइड में कैथोड होगा, रिडक्शन होगी। तो इन बेसिक चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये सारी बातें आपको इसलिए बताई गई क्योंकि इनमें से भी कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट आपने लिखा Ag पॉजिटिव के 1 मोल है, और मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने यूज हुए? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ? 1 मोल। अब आप इसको जब बैलेंस फॉर्म को कन्वर्ट करते हैं तो 1 मोल इज दैट क्वांटिटी दैट इज इक्वल टू 1 फैराडे, means 1 Faraday is the charge which is carried by 1 mole of the electron, that is equal to 6.023 into 10 power 23 electrons के द्वारा, और 1 Faraday is equal to 96500 कूलूम। और मैंने पहले भी बताया आपको 1 Faraday की जो यूनिट होती है दैट इज कूलूम पर मोल, तो आप उस चीज को भी ध्यान रखें। और 1 मोल इज दैट क्वांटिटी which is equal to the atomic mass if the given species present in the atomic state। तो 1 मोल के आगे आपने क्या लिख दिया? जो गिवन है। गिवन नहीं हो तो हमें उसको याद रखना पड़ता है कई बार, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर भी। तो सिल्वर का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज द 108 ग्राम लिखा। अब सिंपल मैथमेटिक्स आप अप्लाई करेंगे, मींस ऑन पासिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट बैलेंस रिएक्शन ऑन पासिंग 96500 कूलम चार्ज द अमाउंट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड हियर एट द कैथोड इज 108 ग्राम। अगर आप 1 कूलम चार्ज पास करते हैं तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा? 108 ग्राम। और आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वहां पे तो आपका जो चार्ज आपका गिवन ही नहीं है, कुलूम के अंदर गिवन नहीं है, वहां पे तो करंट गिवन है, वहां पे तो टाइम गिवन है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट और लगानी पड़ी, वो क्या? वो बोलो क्या लगाएंगे यहाँ पे? वो हम लगाएंगे यहाँ पे कि करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी मींस चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना गिवन है तो चार्ज कैसे कैलकुलेट करें यहाँ पे? तो चार्ज इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन सेकंड। तो आपने क्या लिखा? करंट की वैल्यू क्या पुट की? 965 एम्पियर, और टाइम की जगह आपने क्या पुट किया? दैट इज द 10 सेकंड। तो आंसर आपका क्या आ गया? 9650 कुलूम। अब आप इसको यूज कर सकते हैं अपने
जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर, तो ऑन पासिंग 9650 कूलम चार्ज द अमाउंट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिट एट द कैथोड इज, मल्टीप्लाई कर देंगे आप 9650 से, तो आंसर कम्स आउट टू बी 10.8 ग्राम। तो 10.8 ग्राम से आपने इसको डिवाइड किया तो बोलो हमारा आंसर क्या आ गया, बोलो कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्या होगी, आपकी करेक्ट होगी। तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट हो गई यहाँ पे। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 10.8। तो देखो हमारा आंसर बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10.8। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया गया कि करंट की वैल्यू दे दी, टाइम की दे दी, कई बार डायरेक्ट भी आपसे देखो क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 9650 कुलुम चार्ज पास कर दिया, तो हमें ये कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ती। फॉर एग्जांपल देखो इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा ऐसे लिख दें, देखो मैंने दोबारा लिख के आपको दिखाया कि 9650 कुलुम इज पास थ्रू दैट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सिल्वर डिपॉजिटेड, देखो बिल्कुल सेम रह जाएगा। यहाँ पे हमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। बोलो आपका आंसर सीधा क्या आ गया, बोलो यहाँ पे 9650 कुलुम आपने सीधा पुट कर दिया, देखो आंसर वही सेम आ गया। तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। कई बार रिवर्स भी आ सकता है, मतलब जो अभी चीज आपने सीखी कि किसके बेसिस के ऊपर सीखी, ये आपने सीखी ऑन द बेस ऑफ फेराडेज लॉ। फेराडे जो साइंटिस्ट था, जो अभी हमने देखो ये पीछे आपको ये बताया, देखो ये जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे, फेराडे का जो फर्स्ट लॉ था उसने क्या कहा था, उसने यही तो कहा था कि आपके कैथोड के ऊपर जो आपका ये सॉलिड डिपॉजिट हुआ था, फॉर एग्जांपल सिल्वर हेयर, वो कब डिपॉजिट हुआ, व्हेन करंट इज पास थ्रू द मोल्टन और द एक्वस स्टेट ऑफ द गिवन कंपाउंड। एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म के अंदर जो आपने चार्ज पास किया, तो आपका क्या हो गया, मास डिपॉजिट हो गया। मींस मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, m is directly proportional to q, that is the first law of Faraday first law of electrolysis, means it states that the mass deposited on the कैथोड और द एनोड, एनोड के ऊपर भी कोई ना कोई डिपॉजिट तो होगा ही, कोई ना कोई प्रोड्यूस तो होगा ही, वहां पर भी तो दो स्पीसी हैं जो आपकी जाके माइग्रेट हो जाएंगी, जैसे NO3 नेगेटिव और द OH नेगेटिव आयन। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ कैथोड का देखें तो हम क्या लिखेंगे, द मास डिपॉजिटेड इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास थ्रू इट, कितना चार्ज पास किया उतना ही मास डिपॉजिट हो जाएगा। अगर जैसे मैंने बताया था, अगर हम बैटरी को हटा दें, नो करंट इज पास, नो चार्ज इज पास, नो मास विल डिपॉजिटेड, मोर द करंट पास, जितना ज्यादा आप करंट पास करेंगे उतना ज्यादा ही चार्ज आपका मास डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब जितना ज्यादा आपने चार्ज पास किया उतना ज्यादा ही क्या डिपॉजिट हुआ, बोलो मास डिपॉजिट हो गया। कौन सा लॉ है ये, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इस बेसिस के ऊपर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा लॉ है, तो आपको टिक करना पड़ सकता है, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आप इस चीज को भी ध्यान जरूर रखेंगे। सेकंड लॉ अभी हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे क्योंकि फर्स्ट लॉ की ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वुड हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो हमने क्या किया, पोटेशियम क्रोमेट की का फॉर्मूला लिखा हमने, K2CrO4 है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ की, HNO3 के साथ। डाइल्यूट है तो ब्रैकेट में AQ लिख दिया एक्वस, और किस में कन्वर्ट हो गया, ये K2Cr2O7 के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। तो व्हाट वुड हैपन व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो ये भी हमें क्रैम करना पड़ता है कि पोटेशियम क्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्लस KNO3 दिया, तो हमारा आंसर बोलो क्या बना कि ये आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट बना, प्लस वाटर भी बनता है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, आप मैच कर सकते हैं। देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट कौन सी ऑप्शन में दिख रहा है, देखो ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है, वहां पे क्रोमेट आयन, ऑप्शन डी में भी दिख रहा है, देखो वहां पे हमारे पास क्या दिख रहा है, आपके वहां पे भी Cr2O7 2 नेगेटिव आयन दिख रहे हैं, एंड वाटर इज फॉर्म्ड। और डी ऑप्शन में क्या दिख रहा है, Cr3 पॉजिटिव आयन, Cr3 पॉजिटिव आयन तो आपके नहीं बने यहाँ पे, तो इसलिए हमारी ए ऑप्शन इज करेक्ट, हमारी ए ऑप्शन ही बोलो क्या होगी यहाँ पे करेक्ट होगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये आपके लिए। लेकिन साथ के साथ हम एक चीज और आपको बता दें यहाँ पे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो आप देख सकते हैं कि K2CrO4 के अंदर पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज, तो +2 प्लस में x माइनस में 8 लिखा इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई +6। अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी देखें तो +2 प्लस 2x माइनस में 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +6 दे रखकर, नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर आप बड़े ध्यान से देखें HNO3 के अंदर H के ऊपर +1 चार्ज, और नाइट्रोजन के ऊपर बोलो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे +x लिखा माइनस में 6 इजिकल टू बोलो क्या 0, तो x की वैल्यू बोलो क्या आ गई +5 आ गई, यहाँ पे बोलो क्या आ गई +5। ऐसे आप दूसरी साइड में निकालेंगे KNO3 के अंदर जो नाइट्रोजन है, तो वहां पे भी आंसर बोलो क्या आएगा आपका +5 ही आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है,
तो बोलो आप यहाँ पे भी आप निकाल के वैसे दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं कि ये देखो +1 प्लस में x, नाइट्रोजन का x माना, माइनस में 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया, ये +5 ही आएगा। देयर अकर नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी इस रिएक्शन के अंदर तो ये आपको दिख रहा है कि कोई ऐसी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन टाइप की रिएक्शन नहीं दिख रही, क्योंकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो ही नहीं रहा। लेकिन इवन देन हम आपको कुछ बातें और साथ के साथ बता दें कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन यहाँ पे जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या उसकी मैक्सिमम है, ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आप बता सकते हैं कि हाँ ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दैट इज द 5 +5 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द HNO3। लेकिन पूछे क्यों, आप कैसे पता लगाया आपने, तो आप ये जानते हैं ग्रुप 18 के जो एलिमेंट होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन के बारे में आप जानते हैं, दैट इज द स्टेबलेस्ट एलिमेंट। तो ग्रुप 15 के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्या कर सकता है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना है 7, तो हर एलिमेंट चाहता है, एवरीवन वांट टू गेट स्टेबलाइज्ड लाइक दैट ऑफ द ग्रुप नंबर 18। सो टू एक्वायर द ग्रुप 18 like configuration, the nitrogen whose atomic number is 7, it can stabilize in two forms, either by gaining the 3 electrons. If it gains the 3 electrons, their oxidation state becomes the -3, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो -3, सो दैट इज द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बट और -3 3 इलेक्ट्रॉन लो गेन करने के बाद ये 10 हो जाएगा। देखो एटॉमिक नंबर 7 है नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 7 + 3 दैट इज द 10। और 10 एटॉमिक नंबर किसका, नियोन जैसा, तो इसने अपने आप को नियोन जैसा बना लिया। सिमिलरली द नाइट्रोजन एटम can lose 5 electrons and becomes like that of the helium। ये 5 इलेक्ट्रॉन भी लूज करके स्टेबल हो सकता है ग्रुप 18 की तरह, दैट इज द हीलियम के जैसा। तो 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करता है तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, +5। so what is the range of oxidation state of the nitrogen atom here, that is the -3 to +5, means वो -3 से आपकी आगे नहीं जा सकता, -2 -1, +5 से उधर नहीं जा सकता, +6, मींस दैट इज द रेंज, दैट इज द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो HNO3 के अंदर आप देखें जो रेंज है वो बोलो कितनी है, -3 से +5 तक थी। और HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, दैट इज इन +5 स्टेट। तो जो आपका नाइट्रोजन है वो +5 स्टेट के अंदर है। तो मींस आप ये बताएं HNO3 कैसा एजेंट होगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इस तरह से आप कैलकुलेट करके बता सकते हैं। हियर ऑन दैट बेसिस वी कैन यानी फाइंड आउट कि HNO3 इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मींस ये +5 के अंदर प्रेजेंट है। जो HNO3 था, जैसे मैंने आपको बताया, जो HNO3 है, जो HNO3 है उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो बोलो किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज अ +5। तो अब ये सिर्फ इस डायरेक्शन में जा सकता है, बोलो इस डायरेक्शन में कैसे जाएगा, +5 से -3 की तरफ प्रोसीड करेगा बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो कैसा एजेंट होता है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मींस आपने ये भी प्रूव कर दिया यहाँ पे इस बेसिस के ऊपर, जो साइड में मैंने आपको अलग से समझाया कि HNO3 इज एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो ही नहीं कर सकता। वो हमने प्रूव भी किया, क्योंकि इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मैक्सिमम क्यों होती है, और मिनिमम क्या थी, -3। तो इसलिए +5 के अंदर ही प्रेजेंट है, तो इसलिए +5 से ज्यादा दिखा नहीं सकता। तो सिर्फ एक ही काम कर सकता है, वो -3 की तरफ प्रोसीड कर सकता है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे वो क्या कहलाता है, दैट कॉल्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो HNO3 इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस चीज का भी मैंने आपको बता दी, इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये जो रेंज है ये किसी इसी कंपाउंड के अंदर नहीं, HNO3 में कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, वो आपका HNO2 हो सकता है, वो आपका सिंपल आपके आयनिक फॉर्म भी दे सकते हैं, NO3 नेगेटिव आयन यहाँ पे दे देते, आपका CO2 दे सकते हैं, आपके कोई और कंपाउंड भी दिया जा सकता है जिसके बारे में पूछा जा सकता है कि बताएं ये कंपाउंड आपका किस चीज का काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, या दोनों तरह का काम करेगा। तो ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल हम आपसे आपके सामने ले लेते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर द योर ईज ऑफ कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे HNO2 होता और आपसे पूछ लेते ये किस चीज का काम करेगा। तो देखो हाइड्रोजन को अगर हम x1 मान लें, नाइट्रोजन को x मान लें, ऑक्सीजन -4 होगा इज इक्वल टू 0। तो अब बड़े ध्यान से देखें, बोलो x की वैल्यू क्या आ गई, +3। मींस +3 का मतलब जो ये रेंज हमने निकाली थी, यहाँ पे देखो मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मान लीजिए +3, मींस यहाँ पे कहीं पे बैठा है आपका HNO2, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो अब बताएं जो HNO2 कैसा एजेंट है, इट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स बोथ द डायरेक्शन, ये इधर भी जा सकता है बाय लूजिंग 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, और ये इधर भी जा सकता है by gaining electrons। तो means HNO2 can act as both oxidizing agent as well as the reducing agent, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि HNO2 के अंदर जो नाइट्रोजन है वो +3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, और +3 जो रेंज है नाइट्रोजन की, जो ऑक्सीडेशन स्टेट की सबसे पहले हमें पता लगाना होता है रेंज। रेंज कैसे पता लगाई जाती है वो मैंने अभी आपको समझा दी थी। तो जो रेंज है नाइट्रोजन की वो क्या है, -3 to +5, और HNO2 के अंदर नाइट्रोजन +3 स्टेट में है, मींस उस रेंज के बीच में है। बीच में है तो वो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो HNO2 का कैसा नेचर हुआ, किस ऑप्शन के ऊपर आप टिक करेंगे? HNO2 एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप उसके ऊपर टिक कर देंगे। ऐसे आप किसी भी और कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके नेचर के बारे में आप पता लगा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर पूछें तो ऐसे आप जवाब दें। अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If the 0.5 mole of the BaCl2 is mixed with 0.2 mole of the Na3PO4, what is the maximum number of moles of the barium phosphate that will be produced, that will be formed? हम यहाँ पे ये भी देखेंगे क्या ये बेरियम सल्फेट का जो फार्मूला हमने लिख रखा है आपके क्वेश्चन में गिवन है, क्या वो गलत तो नहीं? अभी देखो उसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखो हमने रिएक्शन लिखी BaCl2, रिएक्शन किसके साथ की? सोडियम फॉस्फेट के साथ। आप बताएं बेरियम कहाँ पे है पीरियोडिक टेबल में, कहाँ पे है बेरियम? बेरियम आप जानते हैं ग्रुप नंबर 2 के अंदर है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आपके एग्जिस्ट करता है ये, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑल द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन दे बिकम स्टेबलाइज्ड, दे एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक दैट ऑफ द ग्रुप 18, जैसे हम पीछे बात कर रहे थे। तो ये दो जितने भी ग्रुप 2 के एलिमेंट हैं वो वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद दे एक्वायर्स द ग्रुप 18 लाइक स्टेबल कॉन्फिगरेशन, तो दे एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे एग्जिबिट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ग्रुप 18 जैसे आर्गन जैसा हो जाएगा, तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका 11 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करके नियोन जैसा हो जाता है, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। फॉस्फेट फुल स्पीसी के ऊपर -3 चार्ज होता है। अब देखो इस बेसिस के ऊपर जो हमें कंपाउंड बनाना है बेरियम फॉस्फेट, तो देखो क्या करें। देखो अब हमें क्या करना है, बेरियम, ये बेरियम रहा, ये फॉस्फेट रहा। अब फॉर्मूला बनाना हो तो क्या करें, बेरियम और फॉस्फेट के बीच देखो जो इसके ऊपर जो चार्ज हमने लिखा है बेरियम और फॉस्फेट को, फॉर्मूला जब भी बनाते हैं तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज अ सिंपल वे। देखो इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके इधर, मींस बेरियम तो आपके 3 हो जाएंगे और फॉस्फेट आपके ट्वाइस हो जाएंगे। तो बेरियम बोलो क्या होने चाहिए थे, बोलो क्वेश्चन के अंदर Ba3PO4 का ट्वाइस, दैट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ द बेरियम फॉस्फेट। तो वही हमने आगे लिखा Ba3PO4 का ट्वाइस, और प्लस में हमने क्या लिखा 6NaCl। अब हमने क्या किया, हम इसके बाद हमने रिएक्शन को बैलेंस करके आपके सामने लिख दिया है। और बैलेंस मोल्स कितने हैं बोलो, बेरियम क्लोराइड के अंदर 3 मोल्स, सोडियम फॉस्फेट के 2 मोल्स, बेरियम फॉस्फेट का 1 मोल बना और NaCl के 6 मोल बने। लेकिन जो रिक्वायरमेंट है हमारी क्वेश्चन की उसमें हमें क्या देखना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट विल बी फॉर्म्ड। अब गिवन चीजें लिखेंगे, गिवन मोल्स कितने हैं आप देख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड के गिवन मोल्स है 0.5 और सोडियम फॉस्फेट के मोल्स है 0.2। तो अब हमें ये कैसे पता लगे कि बेरियम फॉस्फेट कितना बनेगा, तो उसका पता लगाने के लिए सबसे पहले एक डेफिनेशन आती है जिसे लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है, जो गिवन रिएक्टेंट है दैट इज द बेरियम क्लोराइड और सोडियम फॉस्फेट, उन गिवन रिएक्टेंट में से वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा, कंप्लीटली यूज अप हो जाएगा, तो वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। मतलब अगर यहाँ पे मोल्स कितने गिवन होते हैं बैलेंस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, 2 मोल तो आपके सोडियम फॉस्फेट के गिवन होते और 3 मोल्स आपके बेरियम क्लोराइड के गिवन होते, तो दोनों बैलेंस रिएक्शन के अनुसार आपस में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते, कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचता, तो कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होता। वही अब हमें चेकआउट करना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसी रेशो के अंदर प्रेजेंट हो, तो अभी हम चेकआउट कर लेते हैं। उसका तरीका क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट का पता लगाना हो तो गिवन मोल्स को आप किससे डिवाइड करते हैं, बैलेंस मोल से। तो आप क्या करेंगे, पहले केस के अंदर बेरियम क्लोराइड में गिवन मोल्स कितने 0.5 और डिवाइड आप उसको किससे किया, बैलेंस मोल से 3 से। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे जब आप आंसर निकालेंगे डेसिमल को आप हटाएंगे, यहाँ पे डेसिमल तो डिवाइडेड बाय देखो 10 आ गया, तो 30 बन गया, तो 5 6 या 30, तो 1/6 आ गया आपका यहाँ पे। सिमिलरली नेक्स्ट केस में 0.2 डिवाइड बाय 2, तो डेसिमल को आपने हटाया, यहाँ पे डिवाइड बाय देखो 10 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/10। बोलो बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी कौन सी, वो तो आप जानते ही हैं। जब न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर हमें देखना है किसमें बड़ा है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं, इसी बेसिस पे आप बता सकते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 1/10। तो 1/10 किसके मोल्स हैं आपके यहाँ पे, जो हमने निकाला यहाँ पे, जो रेशियो हमने निकाली
वो बोलो किसके हैं, वो है सोडियम फॉस्फेट के, सो दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और जब कभी भी हमें फर्दर कैलकुलेशन करनी है, ये पता लगाना हो कि बेरियम क्लोराइड के मोल्स कितने बच गए, क्योंकि फिनिश जो हुए हैं, कंज्यूम जो हुआ है, वो तो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो 0.2 मोल्स आपके कंप्लीटली यूज अप हो गए हैं, जो गिवन मोल थे 0.2 मोल्स सोडियम फॉस्फेट को, वो कंप्लीटली यूज अप हो चुके हैं। अब हमें ये पता लगाना हो कि 0.2 मोल कितने मोल के साथ रिएक्ट किए होंगे बेरियम क्लोराइड, वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा क्वेश्चन नहीं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि बेरियम फॉस्फेट के कितने मोल्स बने, तो सिंपल मैथमेटिक्स आप लगा दें। मींस क्या, 0. यानी 2 मोल्स, बैलेंस रिएक्शन क्या कहती है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट। सोडियम फॉस्फेट ही क्यों लिया, उसी को तो यूज करेंगे, अब लिमिटिंग रिएजेंट को ही तो यूज करेंगे, ये पता लगाने के लिए कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो कितनी अमाउंट में बना। तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट से बोलो कितने मोल्स बनेंगे आपके बेरियम फॉस्फेट के, अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट। और 1 मोल अगर होते हैं सोडियम फॉस्फेट के, तो 1 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट विल गिव 1/2 मोल्स ऑफ बेरियम फॉस्फेट। और आपके गिवन मोल्स कितने हैं सोडियम फॉस्फेट के, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके 0.2 मोल्स। तो 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट विल गिव, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो आंसर इज 0.1। सो डी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो डी हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही इसी तरीके से, जरूरी नहीं कि एग्जाम में बेरियम फॉस्फेट का पूछे, आपसे ये पूछ सकते थे कि सोडियम क्लोराइड के कितने मोल्स बनेंगे, आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता था कि जो सोडियम फॉस्फेट है वो कितने मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा, तो वो आप इसी बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे कि जैसे बेरियम क्लोराइड के कितने से रिएक्ट करें, आप क्या लिखते हैं कि 2 मोल्स ऑफ सोडियम फॉस्फेट विल रिएक्ट विद 3 मोल्स ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो 1 किससे, 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2, क्योंकि सोडियम फॉस्फेट से, एंड सो ऑन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल वे हमने आपको बता दिया, इस टाइप से जो भी पूछें वो आप बड़ी इजीली उसका जवाब दे दें। नेक्स्ट हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वहां पे हमने नंबर ऑफ वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्रिस्टलाइजेशन हमने कैलकुलेट नहीं किए थे, ये उससे रिवर्स क्वेश्चन होगा। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 ग्राम ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हेन undergo the dehydration reaction it lost 1.8 gram of the water. The formula of that anhydrous salt is 160. So find out the number of water of crystallization in the given salt. तो देखो salt है, उसके साथ n वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, हमने हीट किया तो सॉल्ट बन गया एनहाइड्रस सॉल्ट प्लस NH2O, देखो लॉस्ट हो गया। हमने n वैल्यू यहाँ पे मान ली कि मान लीजिए n वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वाटर ऑफ जो हाइड्रेशन है। अब हमने क्या किया, मान लीजिए जो सोल्ट है, उस सोल्ट का जो मोलर मास है वो हमने m मान लिया, वाटर का 18 होता है 16 + 2, और n वाटर मॉलिक्यूल है तो टोटल मास कितना बन गया बोलो, m प्लस में 18n। सिमिलरली जो वाटर का कितना हुआ, जो वाटर बना 18n बन जाएगा। उसके बाद जो सोल्ट बना वो कितना होगा, वो तो m ही होगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखें कि मान लीजिए जो वाटर लॉस हुआ है वो y% हुआ है, बोलो वाटर कितना लॉस हो गया, y%। तो m + 18n का जो y% जो लॉस हुआ वही तो वाटर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m + 18n, और उसका y% ही वाटर लॉस हुआ है तो मल्टीप्लाइड बाय y/100। तो ये जो हमने लिखा m + 18n मल्टीप्लाइड बाय y/100, y क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस्ट, और वाटर कितना बन गया आगे 18n। तो ये दोनों चीज आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। नेक्स्ट हम जो गिवन चीज को देखें, बोलो आपका सोल्ट जो हाइड्रेटेड फॉर्म में वो कितना दे रखा है 5 ग्राम। उसके बाद जो बन गया आपका जो वाटर लॉस हुआ है वो कितना हुआ है लॉस 1.8 ग्राम। तो सोल्ट कितना होगा 5 - 1.8 दैट इज द 3.2 ग्राम, आपका सोल्ट भी बन गया होगा। अगर हम नेक्स्ट इसको परसेंटेज की फॉर्म में कहें, मान लीजिए 100 ग्राम है, परसेंट की फॉर्म में मान लीजिए 100 ग्राम था आपके पास सोल्ट, तो परसेंटेज ऑफ वाटर को हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ वाटर आप कैसे कैलकुलेट करें, पीछे आज ही हमने क्वेश्चन लिया था। बोलो जो आपका जो कंपाउंड था टोटल, बोलो कितना था 5 ग्राम, उस 5 ग्राम के अंदर वाटर कितना है वो भी गिवन है 1.8 ग्राम। तो परसेंटेज वाटर की निकालनी हो तो हम कैसे निकालें, देखो जिस भी चीज की परसेंटेज निकालनी हो, और वो तो डायरेक्ट ही गिवन है 1.8 ग्राम वाटर है, तो 1.8 दैट इज द अमाउंट ऑफ द वाटर, तो हमने ऊपर लिखा। टोटल जो कंपाउंड है उसका पूरे का वेट लिखा हमने, क्योंकि 5 ग्राम जो कंपाउंड था उसी के अंदर से तो निकला है 1.8 ग्राम। तो 5 ग्राम के अंदर 1.8 ग्राम तो वाटर है, तो 1.8 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100, सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट कम्स आउट टू बी 36%। सिमिलरली आप परसेंटेज आपकी सोल्ट की भी निकाल सकते हैं, कि सोल्ट की परसेंटेज क्या है। तो आप कैसे निकाल सकते हैं कि 100 माइनस में बोलो क्या 36, तो दैट इज द आपकी 64% आपका आ जाएगा परसेंटेज की फॉर्म में अगर हम देखें तो। और टोटल तो 100% है ही, हमने पूरे जो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म का सोल्ट है उसको शुरू में 100 मान लिया, तो दोनों का सम भी 100 होना चाहिए।
तो इस बात को अगर हम यूज करें तो हमारा न्यूमेरिकल देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्ट में बैलेंस रिएक्शन के बेसिस के ऊपर कि m प्लस 18n का y% अगर हम ले लें दैट इज इक्वल टू 18n, हम वैल्यू पुट करते चले जाते हैं जो आगे हमने निकाली है गिवन बेसिस के ऊपर। मींस m की वैल्यू हमने देखो क्या पुट की 160 प्लस में 18n मल्टीप्लाइड बाय y इज द परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस्ट, या वाटर जो बना, बोलो हमने परसेंटेज भी निकाल दी थी, वो बोलो कितनी थी 36% ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। तो 36 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 18n। तो यहाँ पे हम फर्दर कैलकुलेशन बड़ी इजीली अब कर सकते हैं। देखो क्या कैसे करेंगे हम, जैसे 18 है तो 18 टू जा बोलो क्या होता है 36 और 250 जा बोलो क्या होता है 100, 50 को ऊपर ले जाएंगे तो बोलो उधर 50n बन जाएगा। अब आपका देखो अब सिंपली हम क्या करेंगे, देखो जो 50n है उसमें से माइनस कर दो 18n को, 32n इज इक्वल टू 160। तो n इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा बोलो 32, यहाँ पे सॉरी 32 लिखना है हमें। अब 32 5 की टेबल में आप देखेंगे तो 5 पे देखो एक कट गया तो n इज इक्वल टू 5। तो आपका आंसर आ गया। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज द बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, देखो जो हमें पता है दैट इज द, आप क्या करेंगे बोलो मोलर मास ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट, मोलर मास ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट डिवाइडेड बाय बोलो क्या करेंगे n मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ द वाटर लॉस्ट या वाटर फॉर्म्ड जो आप कह सकते हैं। देखो ऊपर हमने क्या लिया है मोलर मास, तो उधर क्या लिया है परसेंटेज ऑफ बोलो क्या लिया है एनहाइड्रस सॉल्ट ही, नीचे क्या लिया है मोलर मास ऑफ वाटर, तो इधर क्या लिया परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर्म्ड और द लॉस्ट। तो बड़ी बेसिक चीज है ये। तो इधर मोलर मासों की हमने रेशियो ली है तो उधर एनहाइड्रस, उधर जो उसी के जो कंपाउंड की जो मास जो वेट गिवन है यहाँ पे उसकी रेशियो हमने ले ली, तो वो हमेशा इक्विवेलेंट ही रहेंगी। तो मोलर मास क्या है एनहाइड्रस सॉल्ट का, देखो 160 n मल्टीप्लाइड बाय 18 इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कितनी है, देखो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी है 64 और वाटर की क्या है 36। अब सिंपली आप कैलकुलेशन करके n इज इक्वल टू आंसर आपका वही 5 आ जाएगा। तो अब दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कैसे भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द Ki आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.4 मोल ऑफ द K2HgI4। तो हमने क्या किया, देखो HgI2 लिया हमने यहाँ पे मरकुरी क्लोराइड और उसकी रिएक्शन Ki के साथ करेंगे तभी तो जाके बनेगा K2HgI4। इसे नेस्लर्स रिएजेंट भी कहते हैं। हम आपको 1 नंबर का क्वेश्चन बता दें, एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट, तो आप टिक करना पड़ जाए तो आप किस पे टिक करेंगे, आप इसी पे करेंगे K2HgI4। और मोर करेक्ट आप लिखते हैं तो इट इज ऑल्सो एन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब K2 और उसके बाद आप ब्रैकेट लगाएंगे, मींस वन इज द आयनाइजिंग पार्ट एंड अदर वन इज द नॉन आयनाइजिंग पार्ट। तो आयनाइजिंग पार्ट के अंदर क्या है पोटेशियम है, नॉन आयनाइजिंग पार्ट में क्या है HgI4 है। पोटेशियम के ऊपर कैसा चार्ज होता है +1, तो ये +2 हो गया, तो बोलो इसके ऊपर कितना चार्ज आने वाला है, बताओ शाबाश जल्दी से HgI4 के ऊपर, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा क्योंकि बैलेंस होना चाहिए, जो कंपाउंड है वो तो ओवरऑल न्यूट्रल है। तो 2 1 जा 2, देखो पोटेशियम क्योंकि 2 है 2 1 जा 2 और HgI4 के तो देखो 1 ही है, ये ओवरऑल तो 1 ही है ना ये कंप्लीट, तो 1 2 जा 2, तो ओवरऑल जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ये नेस्लर्स रिएजेंट कहलाता है आपका। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। साफ साफ दिख रहा है जो नेस्लर्स रिएजेंट है यहाँ पे K2HgI4 में, इसके अंदर आपके K कितने हैं I कितने हैं, क्योंकि पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ Ki आर रिक्वायर्ड। Ki के अंदर क्योंकि K है और I है, उसी की वजह से तो आपका क्या बना है यहाँ पे K2HgI4 दैट इज द नेस्लर्स रिएजेंट बना है। तो मैक्सिमम मोल्स किसके हैं I के हैं, कितने हैं 4 हैं। तो आप बैलेंस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपकी अगर आपको 1 मोल बनाना हो, बोलो क्या बनाना हो इसका 1 मोल बनाना हो, प्लस में देखो ये तो साइड प्रोडक्ट है 1 मोल अगर आपको बनाना हो यहाँ पे, इसको देखो वैसे हमने बैलेंस करके भी लिख दिया, लेकिन अगर हमें इसका 1 मोल बनाना हो तो 1 मोल Ki कितने I चाहिए 4 चाहिए, इसमें आपको दिख रहा है K2HgI4 I4 है, तो इसलिए देखो बैलेंस भी कर सकते हैं हम जैसे हमने करके दिखा दिया, और क्लियर भी हमें पता है 4 मोल की जरूरत है, तो हमारा आंसर भी बिल्कुल क्लियर आ जाता है। नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द Ki रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ द K2HgI4 दैट इज द 4 मोल। और हमें अगर 0.4 मोल K2HgI4 के बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ द मोल Ki रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, बोलो 1 मोल के लिए इतना था, और 0.4 मोल बनाने हो तो 0.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो आंसर कितना आ जाएगा 1.6 मोल। सो आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट, हमारी डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये बड़ा अगले 2 क्वेश्चन जो और आने वाले हैं अभी हमारे जो आज के क्वेश्चन होंगे बचे हुए 2 क्वेश्चन, इसमें इक्विवेलेंट मास यूज होने वाला है, इसके अंदर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का हमें पता होना जरूरी है। तो प्रोसीड करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
0.5 ग्राम ऑफ द मेटल, हमने M लिखा, ऑन ऑक्सीडेशन O2 के साथ देखो रिएक्शन हुई, गिव्स द मेटल ऑक्साइड, आपका मेटल ऑक्साइड 0.7 ग्राम बन गया। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेटल का, तो हम कैसे निकालें? हमें इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन का भी पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम गिवन चीजों को लिख लेते हैं। मेटल कितना गिवन है? 0.5 ग्राम, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो गई, बन के आ गया मेटल ऑक्साइड, कितना बना? 0.7 ग्राम। अब इतना गिवन है, अब हमें इक्विवेलेंट वेट, अब डायरेक्टली बोलो कैसे निकाल लें यहां से? अब देखो कुछ कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली बाय द डेफिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पिछले जो पार्ट थे आपने देखे होंगे, हमने ये बताया था कि जो डेफिनेशन है वो ये है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने वेट, कितनी अमाउंट ऑफ मेटल से रिएक्ट करता है, वही उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है उस मेटल का। फॉर एग्जांपल हियर अगर हम देखें, आपके जो O2 है, O2 को अगर हम देखेंगे तो बोलो कितना यूज हो रहा होगा? आपके 0.7 आपका वो बन गया, इसका मतलब 0.2 ही यूज हुआ होगा। तो 0.7 टोटल था, 0.5 मेटल का है, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 0.7 में से 0.5, 0.2 ग्राम ही ऑक्सीजन यूज हुई होगी। तो इस को हम यूज करेंगे गिवन डाटा को, देखो कुछ ऐसे कि 0.2 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद द मेटल, बोलो कितना? 0.5 के साथ ही रिएक्ट किया होगा, गिवन डाटा कहता है ऐसा। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? 0.5 डिवाइड बाय 0.2 के साथ। अब डेफिनेशन क्या है इक्विवेलेंट मास की? इक्विवेलेंट मास की ये है, जब भी हमें मेटल का इक्विवेलेंट मास निकालना हो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन कितने मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, तो 8 ग्राम हमने लिख दिया। 8 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद द मेटल, जिसके साथ भी रिएक्ट करेगा, जो भी आएगा आंसर वो कहलाएगा इक्विवेलेंट मास। तो 0.5 डिवाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 8, दैट कम्स आउट टू बी द 20 ग्राम, दैट इज द इक्विवेलेंट मास। सो दैट इज द ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी हमारी करेक्ट हो गई। तो इस टाइप से आप इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन कर सकते हैं। या आप क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट मास बिल्कुल सेम होने चाहिए, मींस जो आपके लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ये कहता है जब भी कोई भी रिएक्शन चले, कहीं कितनी भी लंबी रिएक्शन हो, उसके अंदर जो आपके रिएक्टेंट के जितने इक्विवेलेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके इक्विवेलेंट भी इक्वल होने चाहिए। मान लीजिए M के इक्विवेलेंट N इक्विवेलेंट है, तो O2 के भी N इक्विवेलेंट होंगे, मेटल ऑक्साइड के भी N इक्विवेलेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। तो उसी बेसिस पे देखो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो अब क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का तरीका क्या है उसको डिटरमाइन करने का? मींस गिवन वेट ऑफ द मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट कर दें तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकल जाते हैं। सिमिलरली गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो वो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएंगे। तो आपका बोलो गिवन वेट कितना है मेटल का? 0.5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, जो हमें निकालना ही है। गिवन वेट ऑक्सीजन का कितना है? बोलो, वो 0.2 है। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन का कितना होता है वो हमें पता ही है, दैट इज द 8, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2 होता है। और अकेला O जो होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 816 से, क्योंकि जो O होता है उसका एटॉमिक नंबर 8, उसका मास नंबर 16 होता है। तो 16 बाय हमने क्या किया? 2, तो 16 बाय 2 किया तभी तो 8 आया है, तभी तो इक्विवेलेंट मास आया है। तो इक्विवेलेंट मास हमने निकाल लिया ऑक्सीजन का, तो डिवाइड बाय 8। अब जस्ट सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ई का आंसर क्या आ जाएगा? 20। तो ये भी तरीका है, आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंट को आप यहाँ पे यूज करते हैं और इस टाइप से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। देखो जैसे अगला तरीका भी हो सकता है देखो निकालने का, इसका एक और बता देते हैं चलो आपको, कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखो जो मेटल ऑक्साइड अगर आप चाहे ऑक्सीजन के बेसिस पे नहीं निकालते, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट तो वही कहता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं, उस चीज को जस्ट हम प्रूव करके दिखा रहे हैं आपको, हमारा आंसर तो निकल चुका है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल फार्मूला वही, गिवन वेट ऑफ मेटल डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल का मतलब गिवन वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड डिवाइड बाय, क्योंकि मेटल ऑक्साइड में दो चीजें, एक मेटल है एक ऑक्साइड है, तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। जस्ट पुट द वैल्यू, गिवन वेट मेटल का क्या है? 0.5 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल, ई मान लिया हमने उसको। तो गिवन वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड बोलो कितना था? 0.7 बना था, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल को हमने ई ही माना है, प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड ऑक्सीजन हमने अभी निकाला था, पीछे 80 होता है। फिर से आप कैलकुलेशन कर लें, सिंपल देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया 0.7, देखो सिंपल हमने क्या किया ब्रो, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है इस टाइप से। तो क्या आ गया आपका? 0.7 इज इक्वल टू 0.5 ई प्लस में 4 आपका आ गया यहाँ पे। तो आप सिंपल आंसर आप निकालेंगे फिर से वही 20, मीन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब एक ही क्वेश्चन को आप समझ के करते हैं तो कई वे हो सकते हैं, हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंट आपको अप्लाई करके दिखाया अलग अलग केसेस में। नेक्स्ट हम करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी लॉ ऑफ इक्विवेलेंट हम यूज करेंगे। देखो 1 ग्राम ऑफ द मेटल कार्बोनेट, कोई मेटल कार्बोनेट है, ऑन हीटिंग इट विल गिव्स द मेटल ऑक्साइड और फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल हेयर। तो जो मेटल कार्बोनेट है आपका,
अब गिवन चीज बोलो क्या है आपकी, 1 ग्राम गिवन है आपका मेटल कार्बोनेट, इसको आपने हीट किया तो मेटल ऑक्साइड कितना बन गया, 0.56 ग्राम। अब हम कैसे निकालें इक्विवेलेंट वेट मेटल का, तो उसी टाइप से निकालेंगे जो हम जानते हैं, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या कहता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सभी के सेम रहेंगे, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, उनके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या रहेंगे, सेम। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंट की बात लिख दें कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मींस गिवन वेट ऑफ द मेटल कार्बोनेट डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल कार्बोनेट। और दूसरी साइड में क्या लिख देंगे, गिवन वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल ऑक्साइड। क्योंकि जो गिवन वेट को अगर मोलर मास से डिवाइड करें वो तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और यहाँ पे गिवन वेट को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट से, तो वो क्या होता है, वो आपका इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपके निकल जाते हैं। क्लियर हो गया, ये बात आप समझ गए। उसके बाद हमने सिंपल बोलो गिवन वेट कितना है 1, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट। ऐसे ही दूसरी साइड में भी आप डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल जो ऑक्साइड है वो तो 0.56 है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ आपकी जो ऑक्सीजन है। उसके बाद आपने सिंपली क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय ई प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट का कैसे लिखा। देखो जो कार्बोनेट होता है वो क्या होता है, दैट इज द CO3 के ऊपर 2 माइनस चार्ज। देखो कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 3 जा 48 होता है, तो बोलो कितना आ गया, दैट इज द 60, दैट इज द मोलर मास। और मोलर मास को अगर आप 4 से डिवाइड कर देते हैं, बोलो किससे डिवाइड कर दें, 60 डिवाइड बाय 2, तो बोलो आंसर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज द 30 है। आगे बात समझ में, तो हमने देखो यहाँ पे यही लिखा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल को तो ई मान लिया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट का क्या लिखा, कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव आयन होता है, और CO3 2 नेगेटिव का आपने जो मोलर मास देखा वो 60 है, तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कोई चार्ज भी हो सकता है, इफ द गिवन स्पीसी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ आयनिक स्पीसी है, तो आयनिक है यहाँ पे, तो डिवाइड बाय 2 किया क्योंकि -2 चार्ज था। सिमिलरली अब दूसरी साइड में देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 0.56 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, तो ई ही मान लिया, और ऑक्सीजन का पहले से जानते हैं 16/2 ही हम करते हैं, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो 2 से। अब इसको सिंपली आप कैलकुलेट करें, देखो फर्दर जो फर्दर आप कैलकुलेट करते हैं, देखो इस स्टेप से आप कैलकुलेट करते चले जाएं, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे हमने देखो 2 8 जा 16, देखो हमने ये किया था ऐसे, और फिर उसके बाद सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व कर दिया, 0.56 को अंदर ले गए। उसके बाद फर्दर आपका क्या आ गया, बोलो यहाँ पे ई माइनस में 0.56 ई आ जाए, क्योंकि जो ई फैक्टर है यहाँ पे 0.56, उसको दूसरी साइड में ले गए, और 16.8 बन जाएगा, 0.56 को 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16.8 माइनस में 8, तो इस टाइप से ई का जो आंसर आता है दैट कम्स आउट टू बी द 20, तो हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस टाइप से हमारी ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है। तो इस टाइप से आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंट को यूज करते हुए इक्विवेलेंट मास को आप डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। तो आपने ये अच्छे से किए होंगे, आप इस तरह के क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस करें, ये एग्जाम में आने होते हैं इस तरह के। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री सीरीज क्लास ऑन द मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट मास। तो आपने इसी तरह के क्वेश्चन की और भी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।